आज विश्व फलक पर हम थोड़े कमज़ोर हुए। इसके पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि भाषा के शिक्षण संबंधी दृष्टि में भारतीय और पाश्चात्य नज़रिया क्या है। आज देखेंगे, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आज दुनिया में जितने बड़े से बड़े चिंतक हैं सभी भाषा के चिंतक हैं। दुनिया में जो भी विश्व स्तर के विचारक हैं सभी भाषा के विचारक हैं। और भारत में भाषा शिक्षण की एक बड़ी बुनियादी और बहुत ही सुदीर्घ परंपरा रही, जिसमें हमारे आचार्यों ने काफ़ी काम किया, जिसमें कि पाणिनि हो, पतंजलि हो, कात्यायन हो, शौनक हो, भर्तृहरि हो, ऐसे विद्वानों ने, और इसमें लघु सिद्धांत कौमुदीकार हुए, एक से एक बड़े से बड़े विद्वान हुए जिन्होंने की भाषा की एक बहुत आरंभिक संरचना रखी है। मैं यहाँ कृष्ण कुमार को कोट करना चाहता हूँ कि कृष्ण कुमार जी आरंभिक स्तर पर भाषा को लेकर के क्या बात कहते हैं। उनकी एक बड़ी अच्छी छोटी सी किताब है, अगर आपको दिख रही हो, बच्चे की भाषा और अध्यापक, उल्टा दिखेगी चूँकि। इसमें वो कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ शिशु के व्यक्तित्व और उसकी क्षमताओं के विकास को आकार देने में भाषा एक विशेष भूमिका निभाती है। यह एक सूक्ष्म किंतु मजबूत ताकत की तरह भाषा संसार के प्रत्येक बच्चे के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, यहाँ तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को भी आकार देती है। अब सवाल उठता है कि ये तो कृष्ण जी की दृष्टि रही, भाषा के शिक्षण का स्वरूप और उनकी दृष्टियाँ क्या हो। सबसे पहले मैं विभिन्न विद्वानों ने जो भाषा संबंधी दृष्टि दी है उस पर एक छोटा और संक्षेप में प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूँ। भाषा पर बहुत तरह के दृष्टिकोण हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, सामाजिक व्यवहार है, भाषा अस्मिताओं का निर्माण करती है, भाषा समस्त कार्य व्यवहार भाषा में संभव होती है, और भाषा में हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, भाषा में हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सारी प्रक्रिया हम करते हैं। भाषा संज्ञान की निर्मित करती है, भाषा उच्चरित, लिखित और सांकेतिक तीनों रूप में आती है। ये तो हो गई भाषा की बात। अब आइए कि भाषा पर विभिन्न जो विद्वान हैं उनकी एक एक परिभाषाएं मैं बहुत संक्षेप में उनको उद्धृत करना चाहता हूँ। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भाषा के संदर्भ में लिखा गया है, लैंग्वेज इन एन आर्बिट्रेरी सिस्टम ऑफ वोकल सिंबल्स by means of which human beings and members of social groups communicate with each other। कई और परिभाषाएं हैं, मसलन ब्लॉक और ट्रैगर कहते हैं लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच सोसाइटी ग्रुप्स कॉरपोरेट्स। जो विश्व के आज की तारीख में, जिसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा भाषा चिंतक और एक विश्वव्यापी जो बुद्धिजीवी हैं प्रोफेसर नोम चॉम्स्की, उनकी दृष्टि को अगर देखें तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने लैंग्वेज को लेकर के अपनी मान्यता रखी है। नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं कि इट विल कंसीडर लैंग्वेज टू बी ए सेट फिनाइट एंड इनफिनाइट ऑफ सेंटेंसेस, ईच फिनाइट्स इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फिनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स। ये प्रोफेसर चॉम्स्की का ये दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त जो आप देखेंगे कि कई ऐसी परिभाषाएं हैं जिस पर न जाते हुए संस्कृत में भाषा की कई भारतीय मान्यताएं हैं, जिस पर भाषा के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिस पर बहुत से लोग तरह तरह की चीज़ें रखते हैं, और भाषा को आप माध्यम बनाते हैं। भाषा की व्यापकता पर बातचीत करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है कि आरंभिक स्तर पर हम भाषा को कैसे सिखाएं, उसको सिखाने की दृष्टि क्या हो, यह आवश्यक है जानना। आप ये समझ लीजिए कि यदि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज
भाषा की निर्मिति करती है और समाज से मनुष्य जो सबसे बड़ी ताकत ग्रहण करता है वो उसकी भाषा है। और अगर समाज भाषा की निर्मिति में सहायक है तो भाषा भी समाज की निर्मिति में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी देश के निर्माण में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज यही कारण है कि हम अपनी भाषा की निर्मिति को, भाषा के पहचानने के ढंग को भूल गए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी भारतीयता और भारतीय ज्ञान मीमांसा की परंपरा कहीं पीछे छूट गई है। अगर भाषा के चिंतन के व्यवहारिक पहलुओं को समझा जाए, समझने की चेष्टा की जाए, तो मेरा मानना है कि आप भारतीय चिंतन पद्धति जो भाषा को लेकर के है उसको सिखाने की, उस पर बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। चाहे ऋग्वेद से लेकर के और तमाम जगहों पर जो संस्कृत वाङ्मय, जिसको भारतीय वाङ्मय कहते हैं, उसमें भाषा पर बहुत गंभीर और बहुत सूक्ष्म बातें कही गई हैं। मैं उसकी हालांकि वो मेरा अभी का विषय नहीं है, उसमें अगर जाऊंगा तो थोड़ा बहुत समय भी नहीं रहेगा और वो विषयांतर हो जाएगा। तो फिर किसी दिन अगर मतलब आपसे बातचीत का अन्य माध्यमों से मौका मिले तो मैं आपको भाषा की जो भारतीय अवधारणा है उस पर प्रकाश डालने की चेष्टा करूंगा। फिलहाल मैं अभी भाषा शिक्षण के विभिन्न चीज़ों पर आता हूं जो आरंभिक स्तर पर हम क्या सिखाएं। शिक्षकों का भाषा के विकास में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे यहाँ कि हम भाषा पर जिस व्यवहारिक ढंग से बातचीत होनी चाहिए और जिस रचनात्मक ढंग से कक्षा की निर्मिति होनी चाहिए आरंभिक स्तर पर, वो हो नहीं पा रही है। किन्हीं न किन्हीं कारणों से जिस तरह से भाषा के अध्यापकों को आज आवश्यकता है कि उनके भीतर एक मनोबल विकसित की जाए, सबसे पहला भाषा अध्यापकों को लेकर हमें काम करने की आवश्यकता है। उनके मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत है। वो अपने ज्ञान को, अपनी जो भाषिक संरचना है, अपनी भाषा में लिखे गए साहित्य हैं, उसका विराट अध्ययन करें और जितना संभव हो सके करें। चूँकि प्राथमिक अवस्था में अगर आप भाषा और आरंभिक स्तर पर अगर आपने भाषा का उचित शिक्षण कर दिया तो किसी भी बालक को, किसी भी अवस्था में, किसी भी विद्यार्थी को कोई असुविधा नहीं होगी। और जब वो सीखेगा तो एक बहुत ही व्यापक, सूक्ष्म और ढंग से सीखेगा। चूँकि अगर भाषा का चिंतन, भाषा का शिक्षण, भाषा की व्यवस्था आपने सही कर दी तो ये मान के चलिए कि आपके शिक्षण का आपने सारा का सारा हिस्सा आपने सुरक्षित कर दिया। हमें कक्षा में जाते समय किसी भी अध्यापकों को ये बताने की ज़रूरत है, और खास करके हम उन अध्यापकों से ये कहना चाहते हैं कि भाषा एक ऐसी चीज़ है कि आप ये न मान के चलें कि कोई बच्चा जब कक्षा में आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है। वो अपने साथ, अपने घर से अपनी मातृभाषा की एक पूरी परंपरा लेकर आता है, अपनी मातृभाषा की एक संस्कृति लेकर आता है, और उस मातृभाषा की संस्कृति और परंपरा के आधार पे वो अपनी जो उसकी यात्रा है उसको आप एक कक्षा में, एक स्कूल में सिर्फ अनुशासित करने का काम करते हैं। उसमें उसकी सोच में एक रचनात्मकता विकसित करने की चेष्टा की जानी चाहिए। क्योंकि हम अगर उसको रचनात्मक तरीके से एक बालक का विकास करें, एक विद्यार्थी का विकास करें, रचनात्मक तरीके से, रचनावादी अप्रोच के साथ, जिसको आप कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, जो एल.एस. वाइगोत्स्की साहब ने जिनको लेकर बहुत बातें कही हैं माइंड इन सोसाइटी जैसी किताब में, तो उस पर प्रकाश डालना यहाँ संभव नहीं है। फिलहाल जिस रचनावादी अप्रोच को लेकर के आज विभिन्न तरह की शिक्षण नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाषा में हम दरअसल क्या क्या कर सकते हैं।
अध्यापक ये अपने कंसेप्ट को, अपनी अवधारणा को क्लियर रखें कि भाषा में सिर्फ हम पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते हैं, और पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक और कैरिकुलम को लेकर मेरी स्पष्ट धारणा है कि सारा का सारा कैरिकुलम, सारा का सारा पाठ्यक्रम, सारी की सारी टेक्स्ट बुक भाषा में होती है। भाषा में ही आप लिखते, पढ़ते, समझते, बोलते हैं। आप भले विज्ञान पढ़ते हों, आप दर्शन पढ़ते हों, आप गणित पढ़ते हों, आप कोई भी विषय पढ़ते हों, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, दुनिया के जितने भी तरह के ज्ञान के अनुशासन हैं उसको आप भाषा में पढ़ते और भाषा में समझते, भाषा में सीखते हैं। इसीलिए भाषा के अध्यापकों को कक्षा में जाने के बाद ये चीज़ भूल जानी चाहिए कि वो सिर्फ अपने कोर्स को पढ़ाने के लिए है। नहीं सर, नहीं मैम, आप कोर्स पढ़ाने के लिए नहीं है। भाषा का जो समग्र विकास है वह किसी एक विषय का विकास नहीं है। एक बालक, एक विद्यार्थी का संपूर्ण विकास भाषा का विकास है। एक विद्यार्थी का जो समग्र विकास है वो भाषा में ही संभव है। भाषा में ही वो कंटेंट सीखता है, भाषा में ही वो नॉलेज लेता है, भाषा में ही वो ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को समझता है। यह मत भूलिए कि हम गणित भी पढ़ाते हैं तो उसकी भी अपनी एक भाषा होती है। x बाय साइन x का इंटीग्रेशन हम अगर पढ़ते हैं तो वो भाषा में होती है। हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, जब फिज़िक्स में हम कोई एक परिभाषा लेकर आते हैं, हम अगर कहते हैं कि व्हेन अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी, it is written as a product of their quantity with some powers, their powers are called dimension। या हम अगर कहते हैं कि liquid has property to minimize its surface area due to this tendency, free surface of liquid is found tight, it is called surface tension। तो ये सारी चीज़ भाषा में हो रही है। हम इसीलिए भाषा के जो अध्यापक हमारे मित्र यहाँ हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जब कक्षा में जाएं तो अपने मनोबल को बहुत विस्तार करके ले जाएं, मनोबल को बहुत बड़ा करके ले जाएं कि आप भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे समाज का दुर्भाग्य है, हमारे लोगों का दुर्भाग्य है, हम सब का दुर्भाग्य है कि आज भाषा को बड़ा हीन दृष्टि से, भाषा को पढ़ने पढ़ाने वालों को बहुत हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं समाज की तो जो गलती है वो है, लेकिन हमारी भी गलती है। हम अपने मनोबल को बहुत बुलंद करके जाएं, हौसलों को बुलंद करके जाएं कि हम भाषा पढ़ाने जा रहे हैं। हम एक बात बच्चे के सामाजिक जो उसकी जो पूरी सामाजिकरण की प्रक्रिया है उससे उसको जोड़ने जा रहे हैं। इसीलिए आप बुलंद आवाज़ में जाएं, अपनी बात को लेकर के जब आप जाएं तो बहुत बुलंद होकर जाएं कक्षा में कि हम एक विद्यार्थी को उसके समाज के साथ संवाद बनाने को लेकर के, उसको संवाद की पूरी प्रक्रिया से जोड़ने को लेकर के, एक विद्यार्थी को उसकी समग्र विकास और उसकी समग्र चेतना की निर्मिति को लेकर जा रहे हैं, जिसके दम पर वो एक मनुष्य अगर जिस दम पे समाज में टिकेगा वो दम क्या होगी? उस दम, वो जो दम है वो भाषा है, वो भाषा की ताकत है। आप जिस चीज़ को जो ताकत का विकास करेंगे वो भाषा की ताकत होगी। इसलिए मेरा मानना है कि भाषा को विकास करने के लिए आपको स्वयं का मनोबल बहुत विकसित करना होगा, बहुत प्रभावशाली बनाना होगा। अब जैसे कि अब मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे प्रकाश डालूंगा कि हम क्या करें। दरअसल में कक्षा में जाएं, ये सारी बात तो हो गई थियोरिटिकल बातें कि आप ज़रूरी नहीं है कि इन बातों से सहमत हों, लेकिन
कक्षा में जब आप जाएं तो सिर्फ ये मनोबल तो एक चीज़ हो गई कि हम मनोबल लेकर जाएं। दूसरी चीज़ कि एक जो एकीकृत कौशल है, LSRW, हम भाषा में यही 4 चीज़ सिखाते हैं, LSROW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसी सुबोपल्ली का जो आप सुबोपल्ली का जो प्रयास करेंगे, जो उन 4 कौशलों का विकास करेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही भाषा सिखाने की मूल प्रेरणा है और भाषा कौशल है। लेकिन यह सिर्फ कौशल नहीं है। इसको अगर भाषा का कौशल कह के सीमित कर देंगे तो कहीं ना कहीं अन्याय है, मैं समझता हूँ। भाषा सीखने में यह एक पूरा का पूरा सामाजिकरण का पूरा प्रयास है। अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप समाज में किसी भी रूप में आप टिक सकते हैं। आप हर स्तर पर समाज के साथ संवाद बना सकते हैं, समाज के बीच में उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भी रूप में रह सकते हैं। एक बात और, यह ध्यान रहे कि एक कौशल का विकास दूसरे कौशल के विकास को अलग अलग करके नहीं देखा जाए। क्योंकि ध्यान रहे, जब हम सुन रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सुन रहे होते हैं। ऐसा भी संभव है कि जब आप ऑडियो विजुअल माध्यम से कोई चीज़ देख, पढ़ और सुन रहे होते हैं तो चारों चीज़ें एक साथ भी आप कर रहे होते हैं। एक ही साथ आप सुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं। इसलिए इसको संकीर्ण नहीं किया जाए, इसको विस्तृत करके देखा जाए कि यह कौशल जो है वह उतना संकीर्ण नहीं है बल्कि बहुत विकसित है। इस कौशल को देखने के लिए एक दृष्टि इसको संभव नहीं है, इसीलिए इस पर विस्तार की ज़रूरत है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिर्फ एक कौशल नहीं है, सिर्फ एक क्रिया नहीं है, क्रिया की प्रक्रिया भी नहीं है, बल्कि अगर आप सुन, पढ़, लिख और बोल लेते हैं तो आपके मनुष्य होने का प्रमाण है। अगर आपने ठीक से सुनना सीख लिया, क्योंकि अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। आपके उच्चारण का विकास सुनने पर निर्भर है। सबसे पहले गलती हम क्या क्या करते हैं सुनने में, यह ध्यान रहे कि हम जो बोलते हैं तो सुन करते हैं, इसी कारण से बोलने में त्रुटियां होती हैं। आरंभिक स्तर पर जब आप कक्षा में जाते हैं, बच्चों को सबसे पहली चीज़ ये करिए कि उच्चारण ठीक करिए उनका। अगर हिंदी की कक्षा में बच्चा जा रहा है तो वो अशुद्ध उच्चारण लेकर ना जाए। हम जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग जो बोलते हैं तो कई चीज़ों में, और अलग अलग क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश के लोग भी, राजस्थान के लोग, सबको अपनी एक क्षेत्रीयता उसके प्रभाव में होती है, क्षेत्रीयता रहती है। क्षेत्रीयता का लोकेलिटी के स्तर पे बहुत स्वागत है, उसका स्वागत कीजिए, उसकी लोकेलिटी का हमेशा सम्मान कीजिए। बच्चे की मातृभाषा का सम्मान कीजिए, क्योंकि बच्चा अपने साथ अपने संस्कार को अपने घर से लेकर आया है। कोई बच्चा अगर मुंडारी भाषा का है, झारखंड में अगर वो मुंडा ट्राइब्स का है, तो ये समझ लीजिए कि वो अपने साथ अपनी मुंडारी भाषा की परंपरा लेकर आया है। इसी तरह कोई संताली लेकर आया तो उसके लिए उसकी पहली भाषा संताली है। कोई बच्चा मैथिली बोलता है तो उसके लिए उसकी पहली भाषा मैथिली है। कोई बच्चा अवधी बोलता है तो उसके लिए उसकी पहली भाषा अवधी है। भाषा और बोलियों के कंट्राडिक्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मातृभाषा को लेकर के एक कंसेप्ट बड़ा साफ है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मातृभाषा मतलब माँ से सीखी हुई भाषा। मातृभाषा सिर्फ हम माँ से नहीं सीखते हैं, माँ तो है ही,
लेकिन हम जिस भाषा में पूरे घर के लोगों के साथ संवाद करते हैं, मातृभाषा मतलब होम लैंग्वेज, तो बच्चा अगर अपने साथ अपने घर में घर से पूरी परंपरा लेकर आया है, कोई भाषा संताली लेकर आया है, कोई मैथिली लेकर आया है, कोई अवधी लेकर आया है, कोई भोजपुरी लेकर आया है, तो उसकी भाषा का भी उतना ही सम्मान करिए। और इसके साथ उनको आप बताएं, उन बच्चों को, कि ये मातृभाषा आपकी बहुत अच्छी है और इसका मैं सम्मान करता हूँ। आपको मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और हिंदी जब आप उसे पढ़ा रहे होते हैं तो आप कमोबेश उसको उसकी राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से जोड़ रहे होते हैं, क्योंकि एक बच्चे का विकास अगर वो क्षेत्रीय भाषा को मातृभाषा तक सीमित, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा तक सीमित रहेगा तो उसको अन्य लोगों के साथ संपर्क बनाने में असुविधा होगी। इसलिए आप जब उसे भाषा हिंदी सिखाते हैं तो ये मत सिखाइए कि हिंदी 60 करोड़ की भाषा है। हिंदी भारत में 60 करोड़ लोगों की भाषा नहीं है। मैं इस दावे को नहीं मानता कि आप सिर्फ बिहार से लेकर राजस्थान तक के जो बेल्ट हैं उसके बोलने वालों की जनसंख्या गिन लेते हैं उन राज्यों की और कह देते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ है। ये एक भ्रामक तथ्य है। आप जो हिंदी के अध्यापक हैं कम से कम इस चीज़ को समझ लें। यहाँ मेरा ये अनुरोध रहेगा कि हिंदी भारत में भारत के लोगों की जितनी जनसंख्या है उन सब लोगों की आपस की संपर्क की भाषा है। यानी हिंदी लगभग अगर 130 करोड़ 125 करोड़ से ज़्यादा की भारत की जनसंख्या है तो हिंदी उतने लोगों की आपसी संवाद की भाषा है, और ये दूसरी भाषा है हर किसी की। पहली भाषा मातृभाषा है, स्वाभाविक है, उसको आप बोली और भाषा के दायरे में न बांध करके स्पष्ट रखें। बच्चों की स्थानीय भावना को का अगर आपने कहीं ना कहीं अगर आपने उसको स्थानीयता को दबा दिया तो ये समझ लीजिए कि वो उसका विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 देखें तो उसमें भी मातृभाषा को लेकर के बहुत गंभीर चीज़ें कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि हम सब कुछ मातृभाषा में सिखाने की चेष्टा करें। यहाँ तक कि एनसीईआरटी अभी अपने सभी अपनी नीतियों में ये कहती आई है, सभी पोजीशंस पेपर्स में भी, कि एनसीएफ के कि जो शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए वो मातृभाषा हो। गांधी भी कहते हैं ये चीज़, रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं, तमाम जो भारत के बड़े बड़े सिद्ध मनीषी लोग हुए, आचार्य लोग हुए, सब लोगों ने इस चीज़ पर अपनी गंभीर बातें रखी हैं। तो उच्चारण पे अब आइए कि आप इस क्षेत्रीय अस्मिता के साथ अगर बच्चा जुड़ा हुआ है तो फिर भी आप उसके उच्चारण का विकास कैसे करेंगे। आप उसके उच्चारण अवयव को विकसित करने के लिए जो हिंदी की जो हमारी वर्णमाला है उसमें उच्चारण ठीक कराना, उसको सिखाइए। जैसे कवर्ग है, कवर्ग में सीधा सीधा है कि क ख ग घ या को या बोलना सिखाइए। कोई इया बोलता है, कोई उसको इया बोलता है, तो उसको ऐसे नहीं क ख ग घ तो ठीक है, उसके बाद या सिंपल है या, यानी य पर चंद्र बिंदु की जो मात्रा आने से जो ध्वनि निकलेगी वो हो जाएगी या। फिर च मैं च छ ज झ या, इसमें च छ ज झ के बाद जो आखिरी चवर्ग में आएगा वो या है, यानी कि या पर चंद्र बिंदु देने के बाद जो आएगा वो। क ख ग घ ङ, यानी क ख ग घ के बाद जो आखिरी कवर्ग में जो वर्ण है वो है ङ। अब उस ङ को कोई अंगा बोलते हैं, कोई ग बोलते हैं, ये नहीं, क ख ग घ ङ, सिंपल है ङ। इसके बाद क ख के बाद हो गया च छ ज झ या, सिंपली या, यानी कि या पे चंद्र बिंदु की मात्रा। फिर ट ठ ड ढ ण, ण बोलिए ण। ण मतलब ये न की ऐसी ध्वनि होगी जो कि मूर्धा से आएगी। मूर्धा से न बोलेंगे तो अब ण ही उच्चारण होगा। फिर त
त थ द ध न तो सिंपल है। फिर ऐसे वर्ण जो जिसमें कि नुक्ते लगे हुए हों, नुक्ता का जहाँ पर भी रहेगा तो ये 5 ही वर्ण हैं, क ख ग ज और फ। अब इसमें जब नुक्ता लगाइए तो क के नीचे अगर नुक्ता लगाएंगे तो उसको क की जगह पे आप क पढ़ेंगे, थोड़ा हलक से बोलेंगे क। ख तो ख, स्ट्रेस दे करके ख। ग, ग को ग बोलेंगे, ग ग। फिर ज, तो ज बोलिए, एकदम आसान है, ज यानी ज पर थोड़ा स्ट्रेस दे करके ज, और फ पर स्ट्रेस दीजिए तो फ, फ। उसी तरह से ये हो गया, आप उच्चारण ठीक कर दीजिए। फिर 3 स का उच्चारण आप सिखा दीजिए। ये 3 अगर महत्वपूर्ण चीज़ें आपने सिखा दी, एक तो कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक की मात्रा, और तीनों स अगर आपने स का तीनों उच्चारण सिखा दिया। जैसे तालव्य श है, तालव्य श का उच्चारण तालु से होता है, तो आप उच्चारण ठीक कराते समय ये ध्यान रखिए कि आप कक्षाओं में बताइए, धीरे धीरे विकसित कीजिए। भले आप ये प्रयोग कहीं से भी, किसी भी कक्षा से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप 3 श है, तालव्य श, तालु से उच्चारण कीजिए श का, तो वो श होगा, श श श श। अब उसके बाद मूर्धा से जब श की ध्वनि निकालेंगे आप, तो हो जाएगा श श। जहाँ से ट ठ ड ढ ण बोलते हैं, वहाँ से बोलेंगे आप श। फिर दंत स तो बहुत सामान्य है, वो तो स है, उसको ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे एक वर्ण है क्ष, तो क्षत्रज्ञ, जो एक्स रे वाला क्ष है, उसको देखिए, बहुत आसान है। तो उसको अगर समझना हो तो के, एस और एच, ये 3 लिख करके, जो हम लोग गूगल इंडिक में सीखते हैं हिंदी, ये 3 मिला करके, तो के, एस और एच को एक साथ बोलने से बच्चों को आप बताएंगे कि क्ष वर्ण की निर्मिति होगी, जैसे क्ष वर्ण का उच्चारण होगा। तो ये आ गई वाचन की बात। तो आप उसके बाद आए कि जब वो सुनेगा आपके उच्चारण को, तो बच्चा सीखेगा। कभी भी हम लोग र के बाद जो ण का उच्चारण होता है, तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। खास करके हमारे जो, माफ़ कीजिएगा, मैं किसी राज्य या क्षेत्र के लोगों पर ये मेरी टिप्पणी नहीं है, लेकिन हमारे बिहार के जो लोग हैं, वो जब उच्चारण करते हैं तो रा को रा पढ़ देते हैं। वो भी किसी एक इलाके में ऐसा है, बेगूसराय के आसपास के लोग जब उच्चारण करते हैं तो रा को ड़ा बोल देते हैं और ड़ा को रा बोल देते हैं। तो आपको ये भी बताना है, और ये दिक्कत सिर्फ बेगूसराय में है ऐसा नहीं है, ये कई जगहों पे और भी दिक्कतें हैं। तो आप रा और ड़ा में उच्चारण कराना स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि सड़क जो है वो सड़क है। सड़क का मतलब है जहाँ हम चलते हैं, जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, जहाँ मतलब यातायात संभव है, वो सड़क है। और सड़क जो है वो सड़क है, मतलब चीज़ों का सरक जाना, मतलब गिर जाना, उस अर्थ में सड़क है। तो अगर आप अर्थ भी बताते जाएंगे और प्रयोग भी बताते जाएंगे, उस पर गतिविधि कराते जाइए, तो बहुत आसानी से मतलब विद्यार्थी सीख लेगा, और उसके बाद वो उसका प्रयोग भी करना सीख जाएगा। इसीलिए आप जब ये सारी चीज़ें करें तो उसके साथ कुछ एक्टिविटी ज़रूर प्लान कर लें। आप उस एक्टिविटी में कई चीज़ें हो सकती हैं, संसाधन के ऊपर है। अगर आपके पास पीपीटी है, साउंड सिस्टम है, मोबाइल का भी आप क्लास में आईसीटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना हो तो मतलब ये चीज़ें ना हो तो भी आप चार्ट पेपर के माध्यम से करिए। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि भाषा का अध्यापक स्वयं सारा संसाधन होता है। भाषा का जो अध्यापक है वो स्वयं अपने आप में एक संसाधन है।
स्वयं अपने आप में पाठ्य पुस्तक है, स्वयं अपने आप में उसके भीतर जो उसके ज्ञान है वही सब कुछ है। इसलिए मेरा मानना है कि भाषा के अध्यापक को न पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत है, न किसी संसाधन की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और आपके पास सुगमता से ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे सीखने में आसानी होती है और वो आसानी से आप उसका प्रयोग सीखें और उसको बच्चों को सिखाएं जो आवश्यक है, विद्यार्थियों के बीच में विकसित करें। तो एक तो हो गया कि अगर आपके पास पावर पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप साउंड सिस्टम के ज़रिए ये चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो मोबाइल और उसके साउंड के हिसाब से भी आप वर्णमाला का उच्चारण सिखा सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए भी कहीं कहीं वीडियो ऑडियो घर में बना के ले आ सकते हैं। बच्चों से बोल सकते हैं कि आप बोलो, उच्चारण करो, और इस तरह की गतिविधियाँ कई तरह की हो सकती हैं। और पहाड़े, गिनतियाँ, ये सब सिखाते हैं। ख़ास करके हिंदी में आज जो मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि हम लोग जो जिस बचपन में, चूँकि मैं खुद हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ा हूँ, तो जो बचपन में मैं सीखता आया कि जिस तरह से गिनती, पहाड़े, ये सब हम लोगों ने हिंदी में सीखा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं बच्चे नहीं जानते हैं। हिंदी में पहाड़े, हिंदी में गिनतियाँ भूलते जा रहे हैं। ये हमारी परंपरा है। हिंदी में गिनती करना बड़ा अच्छा लगता है, उसका उच्चारण करना, उसकी गिनती करना। इसलिए, और ये हमेशा ध्यान रखें कि व्याकरण के नियम पे रूढ़ होकर के आप भाषा नहीं सिखा सकते हैं। व्याकरण की ज़रूरत आगे है, जब वो भाषा को बोलना सीख जाएगा, सुनना सीख जाएगा, और जब ये दो कौशल उसका विकसित हो जाएगा तो पढ़ने के लिए उसको बताइए। पाठ दीजिए तो पाठ जो दिया हुआ है किताबों में, जो चीज़ें दी गई हैं, उसको वो कैसे बनाएगा ये बताइए। और ख़ास करके आज जो एक टर्म चला है लर्निंग आउटकम्स, यानी सीखने के जो प्रतिफल हैं और शैक्षणिक प्रक्रिया है, इस पर आज बड़ा जोर दिया जा रहा है शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा। तो यह भी ध्यान रहे कि वो उसका आउटकम्स क्या है, हम जो सिखा रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है और बच्चा सीख रहा है या नहीं रहा है। इसलिए कक्षा में ये ध्यान रहे हमेशा। आपके पास कई सारे मॉड्यूल हैं, कई किताबें हैं। निष्ठा ने एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल डेवलप किया है और उसमें भाषा पर जो मॉड्यूल 10 है उसको भी देखने की ज़रूरत है। उसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और भी कई किताबें हैं, जैसे NCERT ने कई अच्छी किताबें प्रकाशित की हैं इन सब चीज़ों को जानने की। जैसे एक किताब है पढ़ना है ज़रूरी, एक किताब है समझ का माध्यम। पढ़ना है ज़रूरी और समझ का माध्यम। इसके अलावा लिखने पर अलग किताब है। ये पतली पतली 100 पेज की ये किताबें हैं जो शिक्षकों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि पढ़ना और लिखना सिखाना बहुत आवश्यक है। और हम रचनात्मक तरीके से सिखाएं। हम अगर कविता लेकर जाएं तो कविता का सिर्फ अर्थ बता देने से कविता का मामला स्पष्ट नहीं हो जाता है। शब्दार्थ बता देने से कविता स्पष्ट नहीं हो जाती है। आप जो कविता का पाठ है, जो उच्चारण है, वही दरअसल में सारी चीज़ें हैं। आपने जिस अंदाज में उसका पाठ कर दिया तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, ये मान के चलिए। इसीलिए सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, और स्पष्ट पढ़ना सिखाइए बच्चों को। जब कक्षा में हम सब लोग जाएं तो उनको साफ पढ़ना, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, हुरूफ़ तहज़्ज़ी को यानी हिंदी वर्णमाला को जो पढ़ना है तो वो बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। उसको जब कक्षा में ले जाना तो पढ़ने के बाद बोलना। अब बोलने का अलग अभ्यास, यानी बोल के पढ़ाइए, गतिविधि कराइए पढ़ाने की, और बताइए कि आपने यहाँ बच्चे गलती की हैं, आपको इन जगहों पे सुधार की आवश्यकता है, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक। अब जैसे जो मातृभाषा पे हम बात कर रहे थे, तो मल्टीलिंगुअलिज्म का आपको हमेशा सम्मान करना पड़ेगा।
हम अध्यापकों को सम्मान करना पड़ेगा। चूँकि भारत एक बहुभाषी बहुसांस्कृतिक देश है, इसलिए जब आप कक्षा में भी जाएं तो आपकी कक्षा भी हो सकता है बहुभाषी कक्षा हो। एक ही जगह के बच्चे होने के बावजूद भी, इसके बावजूद कई तरह से आप देखेंगे कि बच्चा अलग अलग परिस्थितियों से आता है, अलग अलग भाषिक संस्कार को लेकर आता है। इसके अलावा आप रचना के विविध माध्यमों से, जैसे कविता है, गीत है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, एकांकी है, रेखा चित्र है, इन सारी विधाओं को बताते समय स्पष्ट रहिए कि इनको पढ़ाना कैसे है। और एक तरीका पढ़ाने का कभी हो ही नहीं सकता। भाषा का भी एक तरीका नहीं होता है, सिखाने का भी कोई एक तरीका नहीं होता है। हर अध्यापक एक अन्वेषक है, एक गवेषक है। वह स्वयं तरीका जो उसको लगे। हर कक्षा की परिस्थितियां भिन्न होती हैं। उस भिन्न परिस्थिति में जो अध्यापक अपने हिसाब से, उस कक्षा के हिसाब से जो चीज़ें तय करेगा, वही आखिरकार व्यवस्थित होगा। क्योंकि